Good morning all of you. How are you all? Today I am going to start next video of chapter 1 of class 8. हम लोगों ने लास्ट वीडियो में फर्टिलाइज़र्स के बारे में पढ़ा था. ठीक है, फर्टिलाइज़र्स इनऑर्गेनिक होता है या फिर सिंपल वर्ड से बोले तो केमिकल सब्सटेंस से मिलके बना होता है फैक्ट्रीज़ में, और वो कुछ ही न्यूट्रिएंट्स पार्टिकुलर उसमें होता है. तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था एडवांटेज ऑफ यूजिंग फर्टिलाइज़र्स. दे आर इजी टू हैंडल. आप इसे कहीं भी इजीली स्टोर करके रख सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो. स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट. दे आर नॉट बल्कि इन कंपैरिजन टू मैन्योर्स. वो ज़्यादा हैवी नहीं होता, ठीक है, और ज़्यादा स्पेस नहीं लेता, ज़्यादा बल्कि भी नहीं होता है. दे प्रोवाइड स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स टू सॉइल. वो कुछ पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स ही देगा. दे आर कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट्स. कॉन्सेंट्रेटेड यानी काफ़ी कम अमाउंट में देता है सॉइल को न्यूट्रिएंट्स. डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग फर्टिलाइजर्स. क्या कमी है या फिर कहो कि क्या नुकसान हो रहा है आप अगर इसका इस्तेमाल कर रहे हो तो. दे मेक द सॉइल लेस फर्टाइल. इससे क्या होता है, सॉइल कम उपजाऊ होता है. दे आर ए सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन. इससे क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है. तो आप सोचोगे कि एग्रीकल्चर में वाटर पॉल्यूशन कहाँ से आ गया. तो जब ये आप फर्टिलाइज़र जो खेत में डाल रहे हो, तो जब ये बारिश होगी तो ये बह के पानी में चला जाएगा और पानी खराब हो जाएगा. तो ये एक तरीके का वाटर पॉल्यूशन हो जाएगा. यहाँ एक टेबल दिया गया है फर्टिलाइज़र्स और मैन्योर का. मैंने पहले ही बताया था कि दोनों अलग अलग है, डिफरेंसेस है. फर्टिलाइज़र क्या है, केमिकल से बना हुआ है. मैन्योर क्या है, नेचुरल सब्सटेंस से बना हुआ है. क्या डिकेइंग प्लांट और एनिमल से मिलके बना हुआ है, जिसमें क्या आता है, लीव, स्ट्रॉ, कैटल डंग, यूरिन. तो डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल. फर्टिलाइज़र क्या है, प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री. फैक्ट्री में बनता है. मैन्योर क्या, प्रिपेयर्ड इन फील्ड्स. खेत में बना सकते हो, ठीक है. इट डजंट कंटेन एनी ह्यूमस. ऑर्गेनिक मैटर है ह्यूमस. आई होप आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा ह्यूमस, ठीक है. ये ब्राउन कलर का सब्सटेंस से बदल जाता है जब प्लांट और एनिमल डिके करता है, तो इसमें नहीं होता. इट प्रोवाइड्स ए लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल. इसमें काफ़ी ज़्यादा ह्यूमस होता है. इट इज़ रिच इन स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स. ये कुछ ही न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होता है इसमें. सो रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़. इसलिए इसको बहुत 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 कम अमाउंट में डाला जाता है खेत में. इट इज़ लेस रिच इन न्यूट्रिएंट्स. तो ये इसमें कम होता है न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट. सो रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी. इसलिए इसको ज़्यादा डालना पड़ता है खेतों में. इट कॉज वाटर पॉल्यूशन. इससे वाटर पॉल्यूशन होता है. नो पॉल्यूशन इज कॉज. इसमें किसी भी तरीके का कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता है. नेक्स्ट है क्रॉप रोटेशन, ए मेथड टू रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स. आई होप इसके बारे में कुछ मैंने पहले बताया था लास्ट वीडियो में. ये क्रॉप रोटेशन एक तरीका मेथड है टू रिप्लेनिश, यानी दोबारा पुनः पूर्ति करना. मतलब एक बार खत्म हो गया, उसको दोबारा रीगेन कर रहा है सॉइल न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है. If the same crop is grown in a field year after year, the fertility of the soil goes on decreasing. अगर एक ही तरीके का क्रॉप बार बार उगाया जाएगा साल दर साल, ठीक है, तो उसका फर्टिलिटी जो उपजाऊ होता है वो कम हो जाएगा. यानी कि आप जितना पहले फसल उगा पा रहे थे उतना फसल अब नहीं उगेगा. दिस इज बिकॉज द सॉइल बिकम्स पुअर इन न्यूट्रिएंट्स. ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई. If different crops with different nutrient requirements are grown in different seasons, the fertility of soil is not affected. ये बोल रहा है कि अगर अलग अलग तरीके का क्रॉप जो कि अलग अलग न्यूट्रिएंट्स लेता है, ठीक है, सारा क्रॉप एक ही तरीके का न्यूट्रिएंट नहीं लेता है, किसी अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है. तो ये बोल रहा है कि अगर हम लोग ऐसे करेंगे, अलग अलग क्रॉप को जिसका अलग अलग न्यूट्रिएंट्स का रिक्वायरमेंट है उगाएंगे, तो फर्टिलिटी उसका सॉइल का इफेक्ट नहीं होगा, यानी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. फॉर एग्जांपल वीट और राइस क्रॉप यूज लार्ज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम सॉइल. एग्जांपल में है कि गेहूं और चावल सॉइल में से सबसे ज़्यादा कौन सा न्यूट्रिएंट लेता है, नाइट्रोजन. This nitrogen can be replenished if the next crop grown is capable of fixing atmospheric nitrogen. ये बोल रहा है कि अगर आपने एक सीज़न में गेहूं और चावल उगाया, तो आप नेक्स्ट जो फसल लगाओगे अगले सीज़न में, वो ऐसा फसल होना चाहिए कि वो
एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो सॉइल में लाने में हेल्प करे। सच ए क्रॉप कैन ग्रो इन ए नाइट्रोजन डिफिशिएंट सॉइल। ऐसा क्रॉप किस सॉइल में उगाया जा सकता है? नाइट्रोजन डिफिशिएंट का मतलब होता है कमी, जिसमें नाइट्रोजन की कमी हो, जिसके सॉइल में नाइट्रोजन की कमी हो। एंड एट द सेम टाइम, और उसी समय में, द सॉइल इज रिप्लेनिश्ड with usable nitrogen because of its ability to fix atmospheric nitrogen। और उसी समय ये क्या करेगा? रिप्लेनिश कर देगा। जिस सॉइल में ये ग्रो कर रहा है, यानी नाइट्रोजन की कमी वाले सॉइल में ग्रो कर रहा है, तो उसी टाइम ये क्या करेगा? एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन भी सॉइल में फिक्स कर देगा ताकि वो न्यूट्रिएंट्स की कमी पूरी हो जाए। लेग्यूमिनस क्रॉप्स, लेग्यूमिनस जिसमें लेग्यूम्स होता है, ठीक है। लेग्यूम्स क्या होता है? गांठ। और आप ऐसे भी बोल सकते हैं ऐसा क्रॉप जैसे दाल वाला क्रॉप हो गया, ठीक है, पल्सेस आता है जनरली, सच एज पी, बीन, सोयाबीन और ग्राउंड नट आर सम सच क्रॉप्स। ये कुछ क्रॉप का एग्जाम्पल है जो क्या कर सकता है? नाइट्रोजन फिक्स कर सकता है, यानी कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन सॉइल में ला सकता है। द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप इन डिफरेंट सीजन, अलग अलग क्रॉप को अलग अलग सीजन में उगाना। इन रोटेशन, यानी कि अभी ये पहला क्रॉप लगाया तो दूसरे सीजन में दूसरा क्रॉप लगाया, फिर तीसरे सीजन में कुछ और क्रॉप लगा लिए, ठीक है। तो रोटेशन में लगाना, सो डैट द सॉइल इज नॉट डिप्लेटेड ऑफ इट्स न्यूट्रिएंट, ताकि उसमें किसी भी तरीके की न्यूट्रिएंट्स की कमी ना हो। उसको क्या बोलते हैं? क्रॉप रोटेशन। लेग्यूमिनस क्रॉप आर यूज्ड इन क्रॉप रोटेशन। लेग्यूमिनस क्रॉप जो ऊपर आपने एग्जांपल पढ़ा था, उस किसमें इस्तेमाल किया जाता है? क्रॉप रोटेशन में। एज मेंशन्ड अबाउट, दिस आर एबल टू फिक्स एटमॉस्फेरिक एंड नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू यूजेबल नाइट्रोजन। तो ये क्या करता है? लेग्यूमिनस क्रॉप्स ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में लाता है और उसको किस फॉर्म में बदल देता है? यूजेबल नाइट्रोजन, मतलब वैसा नाइट्रोजन जो प्लांट एब्जॉर्ब कर सके, सोख सके और अपना उसको इस्तेमाल कर सके। द प्रोसेस इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये प्रोसेस क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। और ये डिस्कस किसमें है? चैप्टर 2 में डिटेल्ड में डिस्कशन है इसका। इरिगेशन, सिंचाई। इरिगेशन मीन सप्लाइंग वाटर, यानी पानी देना टू द क्रॉप्स, क्रॉप्स को इन द फील्ड्स एट द स्पेसिफिक इंटरवल, यानी टाइम टू टाइम, एनी टाइम नहीं, मतलब कुछ समय बीच करके। वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर क्रॉप्स, पानी ज़रूरी है। जर्मिनेशन ऑफ सीड, जर्मिनेशन का मतलब होता है सीड से जो पहला रूट निकलता है फिर शूट निकलता है, उसके लिए ज़रूरी है। डजंट टेक प्लेस विदाउट वाटर, ये सीड से रूट नहीं निकलेगा जब तक आप इसमें पानी नहीं दीजिएगा। रूट फेल टू डेवलप, रूट डेवलप नहीं होगा अगर आपने दे भी दिया, जर्मिनेशन हो गया, उसके बाद ही पानी नहीं दे रहे हो तो वो डेवलप नहीं करेगा, यानी बढ़ेगा नहीं। एंड इलोंगेट इन ड्राई सॉइल विदाउट वाटर, ना डेवलप होगा और ना ही इलोंगेट यानी लंबा होगा। ड्राई सॉइल विदाउट वाटर, सूखा सॉइल में नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका न्यूट्रिएंट्स कैन नॉट मूव अप फ्रॉम द सॉइल इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। न्यूट्रिएंट्स आपका जा नहीं सकता सॉइल से रूट में जब तक कि वहाँ पे वाटर प्रेजेंट नहीं हो। इट प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करेंट, ये क्या करता है? प्लांट को जमने से बचाता है, फ्रॉस्ट, ठीक है, एंड हॉट एयर करेंट्स, और गर्म जो हवा चलती है उससे प्लांट को जो डैमेज होगा उससे भी बचाता है। दस वाटर इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ, इसलिए पानी बहुत ज़रूरी है प्रॉपर ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए फसल का। वाटर इज एब्जॉर्ब बाय प्लांट फॉर द सॉइल थ्रू रूट सिस्टम, पानी कैसे एब्जॉर्ब होगा? रूट सिस्टम से, यानी रूट से एब्जॉर्ब होता है फिर ऊपर जाता है शूट में। अलॉन्ग विथ वाटर, पानी के साथ साथ क्या जाता है? मिनरल्स भी जाता है शूट में, ऊपर वाले पार्ट में, ठीक है। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरी विथ क्रॉप, यानी कितना समय और कितना अमाउंट ऑफ वाटर देना है उसको, वो वैरी करता है, यानी चेंज होता है क्रॉप टू क्रॉप, फसल के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे देख लो धान में ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, वैसे सॉइल एंड सीजन, सॉइल पे भी डिपेंड करता है और सीजन पे भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ व्हीट, गेहूँ के केस में इरिगेशन इज रिक्वायर्ड एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्लांट ग्रोथ,
यानी कि अलग अलग स्टेज, यानी प्लांट अभी बीज है, अभी थोड़ा सा बड़ा हो गया, थोड़ा सा और ज़्यादा बड़ा हो गया, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना पानी जाएगा। स्टैंडिंग वाटर इज रिक्वायर्ड इन द फील्ड इन केस ऑफ राइस, यानी कि स्टैंडिंग वाटर का होता है कि ठहरा हुआ पानी, यानी कि खेतों में पानी, फील्ड में पानी लगा होना चाहिए, कीचड़ जैसा होना चाहिए। किस केस में? राइस के केस में। इन समर फ्रिक्वेंसी ऑफ इरिगेशन इज हाइयर, गर्मी के टाइम में आपको ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि पानी जल्दी सूख जाता है। ड्यू टू इंक्रीज रेट ऑफ इवापोरेशन, इवापोरेशन क्या है? वाटर का वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाना, ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड द लीव्स। ठीक है, सॉइल से भी इवापोरेशन होता है और लीफ से भी होता है, तो इरिगेशन यहाँ पे जल्दी जल्दी करना पड़ता है गर्मी के मौसम में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सोर्सेस ऑफ इरिगेशन से पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही तक।